वेलकम यू ऑल क्लैट एस्पिरेंट्स। आपका स्वागत करता हूं क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। मैं हूं विजेंद्र सिंह चौधरी और जैसा आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हैं, ऑल अबाउट क्लैट 2024। आज मैं आपको क्लैट 2024 का ए से लेके जी तक का सब कुछ बताने वाला हूं। क्या आपका क्लैट पेपर होने वाला है, क्या क्लैट होता है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके अंदर पार्ट करती हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होने वाला है, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, कब रजिस्ट्रेशन एंड होने वाला है, कब एग्जामिनेशन होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो अभी नया चेंज हुआ है वो क्या है और उसको चेंज होने के कारण से आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या बदलाव आ सकता है। ये सारी की सारी डिटेल्स वन स्टॉप सॉल्यूशन इसी वीडियो में क्लैट से रिलेटेड आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद आपको दर दर भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो जो है क्लैट के बारे में आपको सब कुछ बता देने वाला है। तो सभी लोग को मैं एक चीज बता देता हूं, इस सेशन के एंड में मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं जो कि आपके नए पैटर्न के साथ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो आपको वो चीज समझ में आएगी जब मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है ताकि क्लैट से रिलेटेड आपका कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। अगर आप इस सेशन को बीच में देखते हैं, स्किप करते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आपको कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन एंड योर काउंसलिंग प्रोसेस। मैं शुरू से लेकर एंड तक का सब कुछ आपको बहुत ब्रीफ में समझाने वाला हूं। तो आपके सामने लेकर आता हूं टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात। तो बेटा सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको एलिजिबिलिटी, कौन कौन है जो क्लैट का पेपर दे सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं सिलेबस। सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसको जब शुरुआत करते हैं तो उसका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है उसमें से और किस तरीके से उसको पढ़ना है। ये सब मैं आपको यहां पे डिटेल में लेने वाला हूं। एग्जाम का पैटर्न होता कैसा है, कितने नंबर का पेपर है, कितने नंबर का नेगेटिव मार्किंग है, ये सारी चीजें एग्जाम पैटर्न के अंदर मैं आपके साथ लेने वाला हूं। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, हर सब्जेक्ट में कितने नंबर का पेपर होगा, कितना वेटेज उसका होने वाला है, ताकि आप अपने प्रिपरेशंस के अंदर अपना वेटेज के अकॉर्डिंगली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी तैयारी को और अच्छा स्ट्रांग कर सकें। रजिस्ट्रेशन डेट्स, एग्जामिनेशन डेट्स, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कब ये सारे प्रोसेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं। देन इज योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ में आपको क्या नंबर्स होने चाहिए थे, क्या नंबर्स के साथ में आप आगे फर्दर जा सकते हैं और आप अपना एक्सपेक्टेड अपना मार्क्स कार्ड जो है उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना नंबर हम लेकर आए तो टॉप एनएलयूज के अंदर रास्ता पक्का है। तो शुरुआत करते हैं अबाउट क्लैट से। क्लैट इज नथिंग बट, जैसे आप लोग को पता है, एक अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए आप एक एग्जामिनेशन देते हैं आईआईटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मेडिकल में अगर कहीं एडमिशन लेना है तो आप एग्जाम देते हैं नीट। उसी तरीके से अगर आप लॉ करना चाहते हैं टॉप एनएलयू से तो उसके लिए आप एग्जामिनेशन देते हैं क्लैट। क्लैट इज नथिंग बट इट इज ए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक लॉ यूजी कोर्स है और पीजी कोर्स है जिसके लिए एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो मैंने आपके सामने रख दिया है दैट इट इज ए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एंड दिस इज ए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर योर यूजी and PG, which will offer you seats in the 24 nationalized law universities. I hope क्लैट के बारे में आपको पता चल गया होगा और हम बात कर रहे हैं आज क्लैट यूजी के बारे में। प्लीज प्रिसाइसली आपको बता दूं, क्लैट यूजी के बारे में ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है। ओके, ये कुछ पिक्चर्स आपको रखी हैं जो आपके सपनों को, अगर आपने बहुत ऊंचाई देनी है तो इन बिल्डिंग्स को देख लीजिएगा। ये आपके सपने में बस जानी चाहिए कि मुझे अगर घुसना है तो मुझे सिर्फ इन्हीं में ही घुसना है, इसके नीचे मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाला हूं या होने वाली हूं। तो बेटा जोर लगाने में आएगा मजा। क्योंकि सपने बड़े होंगे तभी तो उड़ान करने का भी मजा आएगा। शुरुआत करता हूं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज के साथ में, जो ये है कि आपको कभी भी किसी भी चीज के बारे में जब बताया जाता है तो उसकी एक रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं क्लैट से रिलेटेड कोई भी तरीके की रिलायबल सोर्स जहां से आपको सारी डिटेल्स परफेक्ट नहीं मिले, तो आज के आज, अभी के अभी, किसी भी पन्ने पे, हाथ पे, अपने दिल पे, अपने कहीं पे भी आप इसे लिख लीजिए कि अगर आपको ऐसा कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपकी वेबसाइट होगी consortiumofanlus.ac.in।
प्लीज फिर से बता रहा हूं, consortiumofnlus.ac.in जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जगह होगा जहां पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहां पे आपको कंसोरियम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज क्लैट 2023 अभी तक यहां दिख रहा होगा। अभी कुछ दिनों में यहां क्लैट 2024 आ जाएगा, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सब कुछ आपको यहीं से करना होगा। और अगर कोई भी नए नोटिफिकेशंस होंगे, कुछ भी होंगे, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पे मिलने वाली है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो इधर उधर की सोर्सेस के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही रिलायबल सोर्स होगी और वो होगी consortiumofnlus.ac.in। प्लीज मार्क माय वर्ड्स। स्टार्ट करता हूं सबसे पहला टॉप एनएलयूज के बारे में। कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, जो आपको इंडिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर से आती हैं। अगर हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करें, ये आकलन मेरा है, एज पर माई एक्स स्टूडेंट्स, एज पर देयर रिव्यूज, एज पर देयर प्लेसमेंट्स एंड विद कैरिकुलम, टीचर्स एंड द इन्वायरमेंट जो स्टूडेंट्स आज वहां पे फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली। तो शुरुआत करता हूं, सबसे पहली है दैट इज NLSIU बैंगलोर, और ये स्टेपिंग स्टोन भी है हमारे एनएलयूज का। तो ये तो हम इसके अंदर कभी दोहराए कर ही नहीं सकते कि NLSIU जो है वो टॉप स्पॉट को छोड़ पाएगा। नलसार हैदराबाद, देन इज योर NLU जोधपुर। अगर आप राजस्थान एरिया से कहीं से बिलोंग करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि लॉ के साथ स्पोर्ट्स को भी बहुत तवज्जो दी जाए, तो उसके लिए NLU जोधपुर बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। देन इज योर NLU भोपाल, एंड देन इज योर वेस्ट बंगाल NLU, एंड देन इज योर नथिंग बट गांधीनगर JNLU। ये सब मेरे आकलन से टॉप यूनिवर्सिटीज में से आती हैं। लेकिन जितनी भी NLUs हैं सभी बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन टारगेट शुड ऑलवेज बी हाई। हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे इन 6 में से कहीं पहुंचना है। तब पिताजी और माताजी फख्र से सर ऊंचा करके कहेंगे, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर से लॉ कर रहा है। और जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो एक पैकेज भी भारी लेके ही निकलेंगे, राइट? So this is what should be our target of appreciation while preparing कि हमें यहां पहुंचना है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, वो ये है, पहली चीज, देयर इज नो अपर एज लिमिट। क्लैट के अंदर कोई भी एज लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एक कैंडिडेट जो है उसको मिनिमम परसेंटेज जो स्कोर करनी है वो है 45% अपने 12th क्लास के अंदर और 40% अपने 12th क्लास के अंदर। दो कैटेगरीज रखी गई हैं। अगर आप जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO या OCI कैटेगरी से हैं तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 45%। लेकिन अगर आप SC ST के अंदर हैं तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 40। ये मिनिमम परसेंटेज आपको अपनी 12th में सिक्योर करना ही पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्लैट एग्जामिनेशन देने के लिए या तो आपने 12th पास कर लिया है या फिर आप 12th अपेयरिंग है। मतलब अगर आप 12th अपेयरिंग हैं तो भी आप 2024 क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आपका मार्च या फिर अप्रैल के अंदर आपका 12th का एग्जाम होने वाला है अगले साल 2024 में, राइट? वो बच्चा भी क्लैट 2024 का पेपर जो 2023 में होने वाला है उसे अटेम्प्ट कर सकता है। ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि अगर आप इस साल 12th में आए हैं, दैट इज 2023 में आप 12th में आए हैं और आप 12th का एग्जामिनेशन 2024 में देने वाले हैं, तो भी आप दिसंबर 2023 का जो पेपर है क्लैट का, उस पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल श्योर रहिएगा। दूसरी बात, आपको मैं समझाऊंगा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सपोज NLSIU बैंगलोर के अंदर हो सकता है कि हमारे सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रिया और निधि, दो बच्चियां हैं, दोनों के 115 नंबर आए हैं। दोनों के 115 नंबर आए हैं। अब बताइए कि सिर्फ एक सीट है NLSIU बैंगलोर में, तो वो सीट किसको मिलने वाली है? तो समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा, वो होगा हायर मार्क्स इन दी कंपोनेंट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। आपका जो सेक्शन है लीगल एप्टीट्यूड, उसमें ज्यादा नंबर किस बच्चे के आए हैं उसको देखा जाएगा। सपोज दोनों के 25-25 नंबर आ गए, दोनों बच्चों ने 25-25 नंबर लिए हैं, तो फिर आइएगा आपका हायर एज पे, और उसके बाद में भी अगर सेम हो जाती है एज भी, तो फिर बेटा एक कंप्यूटराइज लॉट सिस्टम होगा जिसके थ्रू उनमें से सीट अलॉट होगी। ये एक तरीका है मार्क्स का। तो इसलिए मैंने इस लाइन को और इस पॉइंट को इसलिए रखा है क्योंकि बेटा मैं आपको बता सकूं कि कितना बड़ा महत्व है लीगल एप्टीट्यूड का। लीगल एप्टीट्यूड के मार्क्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जहां पे आपको तीर ऐसा मारना है कि लीगल का एक सवाल छूट ना जाए और
और उसके लिए आप हमारे साथ अगर हैं तो लीगल आपको पढ़ाने में आ रहा हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम लीगल को कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है आपका सिलेबस, जो अगर नहीं जाना अपन ने तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। सिलेबस का मतलब है कि किस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। यहां पे आपके 5 कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं। पहला है जो कि है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स विथ नॉलेज, सॉरी जनरल नॉलेज। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है क्लैट में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर आता है। नहीं, करंट अफेयर के साथ आपका जनरल नॉलेज भी आता है, तो प्लीज जनरल नॉलेज को स्किप मत कर दीजिएगा। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ने की जरूरत है। आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके से आपको ये सब करना है। देन इज योर लीगल रीजनिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम लीगल रीजनिंग यू विल हैव लॉजिकल एज वेल एज द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये आपके 5 कोर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये सब्जेक्ट्स तो सर हमें समझ में आ गए, लेकिन अब इन सब्जेक्ट्स की तरफ हमारी अप्रोच क्या होगी? तो देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश का बेसिकली जो सोर्स होता है, ये बेसिकली लिया जाता है कंटेम्परेरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फिक्शंस एंड नॉन फिक्शन राइटिंग्स। यहां से आपके पैसेजेस आते हैं और लगभग एक पैसेज को पढ़ने में आपको 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है। एज पर द कंसोर्टियम ऑफ एनालिस्ट, वो इस तरीके के ही पैसेज बनाते हैं कि 5 से 7 मिनट में आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप क्लैट का पेपर दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपसे क्या ट्राई करवाना चाहता है लॉ, हमारा एनएलयू जो है वो क्या पूछना चाहता है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू, वो ये देखना चाहता है कि आप रीड और कॉम्प्रीहेंड कितना अच्छा कर पा रहे हैं, किसको? मेन पॉइंट्स को। तो आपका ये रीडिंग स्किल और कॉम्प्रीहेंडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देन आप इंटरफेरेंसेस कितना अच्छा से और कंक्लूजन्स कितने अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं। मैंने कुछ कहा, उसको इंटरफ्रेंस करना और उसके अंदर से आपको क्रक्स निकालना कितना अच्छा आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारा एनएलयू कंसोर्टियम आपसे जानना चाहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है समराइज द पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ा आपने 25, 30, 40, 50 लाइन का, उसको अब आप 5 लाइन 6 लाइन में समराइज कैसे कर लेते हैं, ये स्किल आपकी बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। देन इज योर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि एक पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव को कंपेयर कर रहे हैं और उस पर्सपेक्टिव बेसिस के ऊपर आप कंट्रास्ट देख रहे हैं कि कहां पे फर्क आ सकता है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, इंग्लिश के कोर्स के अंदर आपको जब पढ़ाई कर रहे होंगे, जब इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे, इन चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। मैं वही चीज आपको आज बताने वाला हूं जो आपकी तैयारी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं इसी चीज को मिस आउट करते हैं। सिलेबस पढ़ लेते हैं, सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको अप्रोच क्या देना है सिलेबस को, मुझे कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू क्या पूछने वाला है आप लोगों से, तो सिर्फ आज मैं वो चीज बताऊंगा आपको जो कि आपके एनएलयू तक पहुंचाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी तैयारी के अंदर, और शुरुआत के अंदर आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ता हूं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज योर करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। देखिए, करंट अफेयर जनरल नॉलेज के अंदर कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज क्या चाहता है, आपसे क्या पूछना चाहता है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेज एंड अदर फिक्शन राइटिंग से जो है आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है और जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो हमें इनको सबसे ज्यादा अच्छे से हिट करना है। अगली बात करता हूं लीगल इंफॉर्मेशन और इसके बारे की जो नॉलेज है, जैसे कुछ भी नए अमेंडमेंट आ गए हैं, नए लीगल आउटकमिंग्स हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, नए इनेक्टमेंट्स हो गए, नए बिल्स हो गए, ये सभी क्या है, ये लीगल नॉलेज के अंदर आते हैं। इनके ऊपर हमको एक अलग से, एक अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है, प्रॉपरली उनको डिस्कस करना है, प्रॉपरली उनकी पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर ये सेक्शन जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है। आगे बात करता हूं कि क्या क्या चीजें जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, तो पहला है बेटा कंटेम्परेरी इवेंट सिग्निफिकेंट टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो भी ऐसे इवेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कोई भी नई पॉलिसीज हो गई, कोई भी नए चेंजेस हो गए जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, आपका एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारे के सारे कंसर्न्स, नए स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, अगर कुछ नया उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया है, ये सारी चीजें जो कि सिग्निफिकेंट हैं किसके लिए, फॉर इंडिया। एंड जब वर्ल्ड की बात करता हूं तो वर्ल्ड के अंदर एक चीज याद रखिएगा, जिसका रिलेशन इंडिया के साथ जुड़ता हो, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। देन इज योर आर्ट एंड कल्चर।
ये आपका जनरल नॉलेज के अंदर आता है। और अगर जैसे सपोज अपन देखते हैं कि हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने कुछ नई डिस्कवरीज की हैं, तो अब उन डिस्कवरीज से रिलेटेड आपसे पुरानी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद करता हूं इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स का मतलब यह है ऐसे अफेयर्स जिससे ग्लोबली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हो गया। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनएससी है, तो यूएनएससी के जो इंडिया मेंबर बनने वाली है, तो वहां पे बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि भैया अभी आज तक जो 5 मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर्स, उनके बाद में इसके अंदर डेमोक्रेटिकली और इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिवली इसके अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं आए हैं। तो ये आउटकमिंग्स ऐसे हैं जो कि ग्लोबली इंपैक्ट करते हैं। सो इंटरनेशनल अफेयर्स हमको उस तरीके से कवर करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। व्हाट इज दिस? ऐसी जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि बहुत पहले हुई हैं लेकिन उनका सिग्निफिकेंस आज भी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो बहुत पहले से सिग्निफाइड है लेकिन अब भी उनका क्या कर रहे हैं अपन, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। उसी तरीके के हिस्टोरिकली भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि 1930s में हुई, 1960s में हुई और उसका रेलेवेंस आज भी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो हम 90s से हैं लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का अगर कुछ नया इंपैक्ट जो आज के दिन पड़ रहा है उसको हम देखते हैं, एआई आ गया है। आज के दिन आप देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम जो है उसको अपन ने कितना ओपनली कर दिया है, एफडीआई है, ये सारी चीजों को अपन उससे इंटरलिंक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से एनवायरनमेंट की चीजें हो गई। तो ये सब क्या है, ये ओल्ड है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं लेकिन उनका सिग्निफिकेंस आज भी है। ऐसे इवेंट्स को हमको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपके लिए लीगल रीजनिंग, इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप फुल आउट ऑफ फुल नंबर लेकर आ सकते हो। इस चीज के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप एक छोटा सा एक टेक्निक है जो अगर इसके अंदर फॉलो किया आपने, जो कि मेरे सेशंस में आप देख लेंगे, अगर मैं आप जब हमारे सेशन को आप ज्वाइन करेंगे, मैं वो एक ऐसी टेक्निक आपको दे सकता हूं जिससे आप इस सेगमेंट के अंदर फुल आउट ऑफ फुल नंबर लेके आ सकते हैं। अब बात करता हूं कि ये क्या देखना चाहते हैं इसके अंदर। तो पहली चीज है कि फैक्ट, सिचुएशंस और सिनेरियोज जो होते हैं वो यहां पे दिए जाते हैं। एक फैक्ट होता है या फिर एक कोई सिनेरियो दिया होता है, जस्ट फॉर एन इमेजिनेशन आपको एक सीन बना दिया मैंने कि ऐसा सीन हो रहा है। तो ये या तो फैक्ट सिचुएशन होती है या फिर कोई सिनेरियो होता है जिसके अंदर एक लीगल मैटर होता है या फिर कोई पब्लिक पॉलिसी होती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये क्वेश्चन करती हैं किसके बेसिस पे, मॉरल फिलॉसफी और इंक्वायरीज के ऊपर। ये सारी चीजों को यहां पे ध्यान रखना है। पहला लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसीज एंड मॉरल फिलॉसफीज। ठीक है, मॉरल फिलॉसफीज मतलब हमारी मॉरल फिलॉसफीज, जैसे सपोज अभी मैं बात करूं कि साहिल और बात करते हैं, ये अभी साहिल साक्षी हत्याकांड जो हुआ उसके अंदर साहिल जब उस लड़की को मार रहा था वहां से सैकड़ों लोग वहां से गुजर गए और उनमें से किसी ने भी उस बच्ची की मदद करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये घबराहट है कि कौन पुलिस के लफड़ों में पड़ेगा यार, मैं इसको कुछ किया और पता चला मैं ही फंस गया। नहीं, आपको इंडियन पिनल कोड आईपीसी सेक्शन 96 के अंतर्गत आपको वो ये पावर देता है, जनरल एक्सेप्शंस देता है आपको। किसके लिए? प्राइवेट डिफेंस के लिए। आप जाके उसकी मदद कर सकते थे बच्ची की, और उस मदद के दौरान अगर आप साहिल को क्षतिग्रस्त कर देते, उसे चोट पहुंचा देते, तो भी आपके ऊपर किसी तरीके की भी कोई अदालती कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमने फिर भी नहीं किया। ये हमारी मॉरल फिलॉसफीज है। एट्रोस्टिक जो हमारी मॉरलिटी है उसको यहां पे दर्शाता है कि हमें ये एक तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम वहां पे वो जो एक बेचारी बच्ची जिसको वो इंसान मार रहा था, हम उसको बचा सकते थे क्या। अब यहां से आपका मॉरल फिलॉसफी से कोई भी एक प्रॉब्लम आपका क्रिएट करके वहां पे दिया जा सकता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब आप ये सारी चीजों को पढ़ोगे तो इन चीजों को सॉल्व कैसे करना है वो इस तरीके से करना है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और इन्फर करना है किस चीज को, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को। एक पैसेज होगा, उस पैसेज के अंदर रूल्स होंगे और प्रिंसिपल्स होंगे। इन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को आप किस पे इंप्लाई करोगे? एक नीचे आपके सामने फैक्ट या फिर सिनेरियो होगा उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ अप्लाई सच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स किसके ऊपर? टू द वेरियस फैक्ट्स एंड सिचुएशंस जो आपको नीचे दी गई हैं। ये तरीका आपको फॉलो करना है बेटा, तो लीगल के सवाल टकाटक से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो कि है आपका लॉजिकल।
लेकिन मैं इसको कहता हूं एक तरीके से ये भी इंग्लिश का ही टॉपिक है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश के अंदर आप सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसी तरीके से ही आपको यहां पे भी अपनी अप्रोच को रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है एक आर्गुमेंट को, और इसके प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स जो हैं उन्हें आपको समझना पड़ेगा। फिर आपके सामने होगा कि आर्ग्यूमेंट का एक सही रीजनिंग है या नहीं है। सपोज ए एक आर्ग्यूमेंट है और उसके लिए एक रीजन जो दिया गया है कि इस आर्ग्यूमेंट का ये रीजन है, आपसे पूछा जाएगा क्या आर्ग्यूमेंट अकेला सही है या रीजन अकेला सही है या फिर इस आर्गुमेंट का ये रीजन सही है। अब इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपका जो माइंड है ये क्या है, ये बेसिकली आपकी एनालिटिकल रीजनिंग को यहां पे चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग जो है, एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ओके, अब क्रिटिकली एनालाइज द पैटर्न ऑफ द रीजनिंग एंड एसेस हाउ कंक्लूजन्स मे डिपेंड ऑन पर्टिकुलर प्रीमाइसेस और एविडेंसेस। जो भी आपके कंक्लूजन्स निकलेंगे वो कंक्लूजन्स आपके एज पर द एविडेंस होने चाहिए। ये चीजों का फोकस आपको कहां करना है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। ओके बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखिए जितने भी क्लैट एस्पिरेंट्स होते हैं, मैंने हमेशा देखा है, मेरे पास एक्सपीरियंसेस से भी मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूं कि मैथ जो है हमारे क्लैट के बच्चों की बहुत कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि क्लैट का जो एग्जाम है वो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे दे रहे होते हैं, साइंस के बच्चे बहुत कम दे रहे होते हैं। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्लैट जो एक एग्जामिनेशन है इसको कोई भी स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ काइंड ऑफ स्ट्रीम यू हैव परस्यूड इन 12th क्लास, देयर इज नो बाउंडेशंस इन दैट। आप साइंस से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी से भी हैं, आप क्लैट का एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। ये मैथ जो है बेटा, ये एक तरीके से मैं कहता हूं, हमेशा से कहता हुआ आया हूं, ये हर बच्चे के स्कोर के अंदर एज लेके आती है। क्योंकि यहां पे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही है तो आप ये मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 जो एक पैसेज के जो क्वेश्चन है पांचों के पांचों ही सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ में होगा, ठीक है। और आप अगर एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप सोचिए 5 के 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने को जा रहे हैं। तो मैथ को बेटा बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मैथ जरूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये 10th 12th की ही मैथ आती है बेटा, बहुत आसान मैथ आती है। इसमें क्या है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, बेसिक अलजेब्रा एंड योर मेंसुरेशन एंड स्टैटिकल एस्टिमेशंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने एनालिसिस से देख रहा हूं और पेपर्स देख रहा हूं और कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू की गाइडेंस देख रहा हूं, तो हमें पता चलता है कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है एग्जाम पैटर्न। आपने समझ लिया क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब बात करता हूं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि ये वीडियो आपको क्लैट के बारे में सब कुछ बता देगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। बात करता हूं पर्टिकुलर्स के बारे में, तो एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होने वाली है, तो ये 120 मिनट होने वाली है। दैट मींस बेटा 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट होंगे। मैंने मिनट्स में इसलिए रखा है ताकि मैं आपको रिलेशन बता सकूं क्वेश्चन टू मिनट्स का आंसर का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, 120 होने वाले हैं। इससे पहले ये क्वेश्चंस 150 हुआ करते थे। अभी रिसेंटली नए पैटर्न के हिसाब से 150 नहीं 120 क्वेश्चन होंगे। तो जो 2024 के क्लैट का एस्पिरेंट बच्चा है हमारा, उसके लिए तो एक तरीके का तोहफा भेजा है क्लैट ने, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, किस तरीके के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, यहां पे एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज का मतलब होता है क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं ABCD, जिसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन को चूज करना है और फिर उसको OMR शीट पे फिल करना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको OMR शीट फिल करके यहां पे देना पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 120 क्वेश्चन है तो 120 मार्क्स होंगे। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको, अगर आप गलत आंसर देते हैं, हर गलत आंसर के लिए आपका -0.25 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। मतलब हर 4 क्वेश्चन सही के ऊपर अगर आपने 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो इसका मतलब आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब 1/4 इज योर नेगेटिव मार्किंग। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आपके पास आता हूं, सब्जेक्ट एरियाज विद द वेटेज, अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेंटेटिवली। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, दिस इज टेंटेटिवली विच आई हैव मेड माई एनालिसिस, जिसके अकॉर्डिंगली अब 120 क्वेश्चंस का जो पैटर्न होने वाला है वो इस तरीके का होने वाला है। बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज, तो बेटा इट
इट कवर्स 20% ऑफ योर पेपर। 20% ऑफ पेपर, जहां पे 20 से 26 क्वेश्चन जो हैं यहां पे आने वाले हैं। कहां से? वो आने वाले हैं आपके नन अदर देन योर इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि 22 से 26, तो लगभग 4 से 5 पैसेज आने वाले हैं यहां पे। ठीक है, हर पैसेज के अंदर बेटा 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं एक पैसेज के अंदर। ठीक है, सो अगर 5 पैसेज आते हैं तो 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, ये 2 चीजों पे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये 2 ऐसे चीजें हैं जो कि आपका 50% कवर करता है पेपर। 50% ऑफ योर पेपर इज कवर्ड बाय दीज 2 सेक्शंस। ठीक है, जहां पे आपको 29 से 33 क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये 2 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि यहां पे पैसेज कम कर दिए गए हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि पिछले साल की बात करूं तो 35 क्वेश्चन आए हैं। 35 क्वेश्चन के लिए पैसेज 5 ही थे। एक पैसेज के अंदर 7 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेक्शंस के अंदर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज के रेशियो के अंदर कम मिल सकते हैं, कि आपके पैसेज कम होंगे लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं। और ये आपके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि पैसेज अगर आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगर पैसेज एक है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ही अब की बार भी हो। खुदा से थोड़ी सी दुआएं मांगूंगा। 29 से 33 क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे लगभग रफली आपका मैं आइडिया दे सकता हूं आपको टेंटेटिवली कि लगभग 29 से 33 क्वेश्चंस आपको यहां पे अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो यहां पे 22 से 26 क्वेश्चन आने वाले हैं। वही जो इंग्लिश का 20% का पेपर है, उतना ही लॉजिकल भी कवर करने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है बेटा, ये 10% पेपर ही आपका जो है वो कवर करने वाला है। और यहां पे 8 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सभी टेंटेटिव फिगर्स मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप अपना माइंड जो है उसको मेकअप कर सके कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी तरफ मुझे फोकस करना है और कितना ज्यादा करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आपने अभी इसी शुरुआत में ये जान लिया कि हमारी पावर क्या है और हमारी वीकनेस क्या है, तो आप सबसे बड़े 30 मार खा निकलेंगे आगे जाके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपनी वीकनेस नहीं पता होती कि मेरी कमजोरी कहां है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको यह चीज देखनी है कि आपकी वीकनेस है कहां पे, कौन सी टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप वीक हैं, ताकि जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपकी काउंसलिंग करके आपको ये चीज असेस कर पाए कि उस चीज को आपको किस तरीके से टैकल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। मैंने आपको लगभग ये सारी चीजें समझा दी हैं। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो आपको कोई नहीं बताएगा। कोई मतलब कोई नहीं, लेकिन जब मैंने कहा कि ए से लेके जेड तक सब कुछ बताऊंगा, तो ए से लेके जेड तक, इसके बाद क्लैट से रिलेटेड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वुड बी दी 1 पॉइंट सॉल्यूशन वीडियो फॉर एवरी क्लैट एस्पिरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे टेंटेटिव डेट्स और कुछ ऐसी टेंटेटिव इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे दूं, तो वो ये है कि बेसिकली ये जो एप्लीकेशंस होती हैं इसको ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। और ये लगभग हमको ये बता रहा है कि 2023 3 दिसंबर को एग्जामिनेशंस होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। ठीक है, ये नोटिफिकेशंस हमारे कंसोरियम ऑफ एनएलयू हमको दे चुका है। एग्जामिनेशन का टाइम आपका लगभग 2 से 4 पीएम का होने वाला है, जो कि सब्जेक्टिव है। अगर चेंज करना चाहे कंसोरियम ऑफ एनएलयू तो चेंज कर देगा, बट as far as my knowledge is concerned, as far as my experience is concerned, your timing would be 2 to 4 PM। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं जब भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ में मैं पढ़ा रहा होता हूं कि बेटा जब भी आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो आप कोशिश हमेशा ये करिए कि आप अपना मॉक अटेम्प्ट 2 से 4 के बीच में करें, क्योंकि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा आलसी हो रहा होता है। उसके दिन का सबसे ज्यादा आलस उसको इसी टाइम पे दिख रहा होता है, और वो एग्जामिनेशन के दिन भी वो चीज वो फेस करता है। आप बॉडी माइंड फटीग को उस टाइम पे फील करते हैं और आप एग्जामिनेशन में स्लो हो जाते हैं, और एग्जामिनेशन में आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ट्राई करिए जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मेक श्योर कि आप 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच का जो टाइम स्लॉट लेके ही आप अपने मॉक्स को दें, ताकि आप उस हैबिट के अंदर आ जाएं कि 2 से 4 के बीच में मेरी बॉडी जो है वो आप एक हैबिट क्रिएट कर ले कि मैं मॉक देते देते एग्जामिनेशंस के अंदर आपकी बॉडी जो है वो उस तरीके की रेस्पॉन्स आपको दे सके। आगे बात करता हूं, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। अदर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ये है कि इसका ऑनलाइन एनरोलमेंट जो है 2024 के लिए ये आपको कहां करना होगा, दैट इज consortiumofnlus.ac.in। जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है वहां पे अभी टैब 2023 का आ रहा था,
वहां 2024 का आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर जाएंगे और उस पेज के अंदर आपको क्या डिटेल भरनी होगी, वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहां पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जब आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप वहां पे लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद में आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं, जब आप सारी की सारी डिटेल्स फिल कर रहे होंगे उस टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपकी सारी डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका मिस्टेक हो गया देन यू वुड बी इनएलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्दर व्हेन यू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आपने क्लैट क्वालिफाई कर लिया, क्लैट में आपका रैंक भी आ गया, लेकिन एडमिशन के टाइम जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो इन सारी दिक्कतों के कारण आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अपनी डिटेल्स को बहुत माइन्यूटली और बहुत अच्छे से फिल करें, तसल्ली से फिल करें, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वो ये है कि बेटा लगभग टेंटेटिवली 8 अगस्त 2023 के लगभग ये डेट ओपन हो जाएंगी, जहां पे आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये लगभग नवंबर के अंदर आप मान के चलिए 18 नवंबर तक जो है आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। ये हो सकता है 5 दिन आगे या 5 दिन पीछे हो जाए, लगभग टेंटेटिवली यही टाइम मुझे एक्सपेक्टेड है कि होने वाला है, जहां पे आपका एडमिशन फॉर्म आपके सामने रिलीज हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका एग्जामिनेशन का जो डेट रखा है इन्होंने, सॉरी आपका फॉर्म फिलिंग का जो डेट रखा है, अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल 18 नवंबर लास्ट डेट है, तो 18 नवंबर की 11:59 PM तक आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। इससे पहले पहले आपको पेमेंट करके रिसिप्ट लेके और अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। अदरवाइज आप इसके बाद में अगर वेट करते रह गए तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका सपना अगले साल पे खिसक जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि जब आप लॉगिन कर लेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो वहां पे आपको जो पासवर्ड दिया गया है उस पासवर्ड को आपको प्रोटेक्टेड को आपको यूज रखना है, ध्यान से रखना है फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फॉर योर एडमिट कार्ड एंड फॉर एवरीथिंग। तो वो आपकी डिटेल्स जो है अब तक सिक्योर्ड रहनी चाहिए। अब बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके बाहर हैं, वो है करंट अफेयर्स के। सबसे ज्यादा बच्चा डरता है करंट अफेयर्स के अंदर, तो मैं करंट अफेयर्स के लिए आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स के अंदर महारत हासिल करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बेटा अपना रीडिंग न्यूज़पेपर का हैबिट जो है वो आज से डाल लेना। मेरा ये वीडियो देखने के अगले सेकंड से आपकी आदत में डल जाना चाहिए। और आपके लिए मैं 2 न्यूज़पेपर सजेस्ट करता हूं, वो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जिसको आपको डेली पढ़ना है। हमारे यहाँ पे हमारे क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के चैनल पे हम डेली इसका एनालिसिस करवाते हैं, जहां से आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स बना के ही देता हूं आपको डेली, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनके नोट्स बना के मैं खुद देता हूं, वो आपको बहुत यूजफुल होंगे। Make sure to study at least past 1 year of current affairs. अगर आप 3 दिसंबर को अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 30th नवंबर 2022 से लेके 30th नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर जरूर करें। ये आप प्लीज लिखित में रख लीजिएगा, कहीं पे बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा इसका, ठीक है। दूसरा है प्रिपेयर योर ओन नोट्स। मैं ये इसलिए कहता हूं, जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको पता है आपने क्या लिखा है। जब आप किसी और के नोट्स को पढ़ते हो तो आपको नहीं पता होता आपने क्या लिखा था। और आप जब खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको पता है कि मेरा कंफर्ट जोन क्या कहता है, कौन सी चीज है जो मैं लिखूंगा तो मुझे याद रहेगी जब मैं रिवाइज करूं। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ रिविजन। जो आप भी नोट्स बनाएंगे ये आपके रिवीजन के टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। थर्ड बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रेफर टू मैगजीन्स, ई बुक्स एंड ब्लॉग्स। ये किस लिए बोल रहा हूं? सो दैट कि आप स्टे अपडेटेड रहें। किस चीज के लिए? रिसेंट डेवलपमेंट्स के लिए। और इन बुक्स, ई बुक्स और ब्लॉग्स के लिए आपके लिए सोर्सेज मैं लेकर आया हूं। सोर्सेज हैं अड्डा 24/7 की मैगजीन, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है। हमारे जितने भी क्लैट के जो एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम लोग ये मैगजीन देते हैं। साथ के साथ PRS इंडिया जो है एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको लॉ के नए जो भी नए लीगल आउटकम्स हैं, लीगल फाइंडिंग्स हैं, उनका आपको रिलायबल सोर्स जो है वो PRS इंडिया है। मैं मेरे हर क्लैट एस्पिरेंट को, हर क्लैट के बच्चे को ये बिल्कुल एडवाइस करता हूं कि आपको PRS इंडिया को फॉलो जरूर करना चाहिए। एंड देन इज योर लाइव लॉ। लाइव लॉ के अंदर क्या पढ़ना है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लाइव लॉ के ऊपर बिल्कुल फ्लडेड होगा, बहुत सारी न्यूज होती हैं रिलेटेड टू लॉ एंड एवरीथिंग। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं।
इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर कहा था कि क्लैट क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिप्स हैं जो मैं आपको आखिरी में देने वाला हूं। और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दो सबसे बड़ा सेक्शन जो कि आपका लीगल है और साथ के साथ आपका करंट अफेयर है, ये दोनों सेक्शंस को अच्छे से कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज द रीसेंट जजमेंट्स, लॉज, अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो है, इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करवा सकता है। ठीक है, अगली बात करूं कि लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसीज एंड मॉरल फिलॉसफीज, इससे रिलेटेड जो भी एडिटोरियल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, हम उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर्ली हिट कर पाऊं, ताकि हम जब एग्जाम में बैठें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये सब पढ़ा हुआ था। ठीक है, एकदम से आपके सामने एक परव्यू क्रिएट हो जाना चाहिए जब आप पैसेज पढ़ रहे हो। हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम इन सारी सेगमेंट्स को कवर कर सकें। अगला है कि कैंडिडेट जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको जरूर एक बार रेफर करें और उनको सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं क्लैट हमेशा पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल एकदम गांठ बांध के रख लेना चाहिए कि भैया मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना ही करना है। वंस यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट इज टुडे, मेक श्योर कि यू डाउनलोड ऑल द क्लैट प्रीवियस ईयर पेपर्स टुडे इटसेल्फ फ्रॉम आवर वेबसाइट। आप अड्डा 24/7 पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करके ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पे सारे प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे क्लैट के। उनको सॉल्व करिए बेटा, उन्हें सॉल्व करके देखिए कि पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछता है क्लैट कंसोरियम, आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। नाउ कैंडिडेट कैन ऑल्सो सॉल्व लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लैट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर स्पीड एंड एक्यूरेसी। और आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हम जो है आपको अड्डा 24/7 जो है आपको मॉक की सीरीज देता है। ये मॉक सीरीज जो है, मैं ये कहता हूं कि ये गोल्डन कहता हूं मैं इनको, गोल्डन चांस है आपका किस चीज के लिए, टू मेक श्योर योर पोजीशन, योर सीट इन एनएलयूज। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम उनको हमेशा सजेस्ट करता हूं मैं कि आप जितना हो सके मॉक्स प्रैक्टिस करें, मॉक्स दें, क्योंकि मॉक्स को देना और मॉक्स को देने के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका एनालिसिस। आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मैं स्पीड में स्लो हो रहा हूँ, कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे और टारगेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको हर मॉक के बाद एनालिसिस करने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। मॉक दिया आपने, लेकिन आपने यही नहीं जान पाए कि मैं गलत कहाँ था, कमी कहाँ रह गई, तो बेटा नेक्स्ट मॉक के अंदर आप किस चीज़ को ठीक करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने एनालिसिस के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे को जब भी मैं कोई चीज़ बताऊँ, पढ़ाऊं, तो एक लास्ट में एक मोटिवेशन टिप देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे इतना श्योरिटी है कि आप लोगों में वो दम है, आप लोगों में वो मादा है जो एक बच्चे के अंदर चाहिए, जो कि क्लैट को क्वालिफाई कर सकता है। आप में वो सारी क्वालिटीज हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर एक चीज की जो कमी रह रही है वो है प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर वे की। प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है और प्रॉपर वे मिलना, आपको एक सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है, और वो रास्ता दिखाना ही मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग एन टीचर, बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं आपको हमेशा वो रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते से आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि बेटा वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसको कहते हैं कि फिलॉसफी है, बकवास है, कुछ भी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके दिन के जो बहुत सारे काम हैं जिनको आपको प्लान करना है, उन्हें प्लान करने का समय आपको ज़्यादा मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा से कि वेकअप अर्ली, बिकॉज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। ये मतलब सिर्फ कहावत नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। उसके बाद में इन चीज़ों को जो है आज हम हमारे लाइफस्टाइल में जोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा है बेटा, उठ गए हो तो बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स ऑफ इट, इसको आज ही हैबिट में डाल दो। आज से कसम खा लो कि भैया मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ूंगा। शुरुआत में चाहे आप ओवर रीडिंग करना स्टार्ट कर दें, सिर्फ ऊपर से पढ़ लिया, लेकिन पढ़ना शुरू जरूर कर दें, आपकी हैबिट में न्यूज़पेपर को डाल दें। तीसरा है टारगेट योर अचीवमेंट्स। आपने अपना टाइम टेबल जो है उसको बना लेना है अब, और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली का मतलब स्ट्रिक्टली आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते हैं अब किसी भी चीज को।
कल पे जिसने टाल दिया, बेटा मैं हाथ जोड़ के उस बच्चे को कहता हूं कि क्लैट की तैयारी ना करना। क्लैट की तैयारी करने वाले बच्चे की डेडिकेशन लेवल बहुत हाई चाहिए। ये पेपर जो है, ये पेपर उन बच्चों के लेवल के का है जिस बच्चे ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, एकदम सोच लिया, ठान लिया है कि मैं क्लैट करके ही छोड़ूंगा, वो बच्चा कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज बी हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। पढ़ाई सिर्फ जरूरी नहीं है, साथ में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। एंड बी हाइड्रेटेड। जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतनी ही बॉडी एक्टिव रहेगी और काम कर पाएगी। और इन सब से ऊपर हटके अगर आप चाहते हो कि ये मेरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई, आपको कोई भी चीज़ की कमी रह गई या नहीं रह गई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहा हूं तो वो पूरी 100% होनी चाहिए। और इसी तरीके का कुछ हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, अचीवर्स प्लस बैच। अचीवर्स प्लस बैच जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली डिटरमाइन कर लिया है कि नहीं, मैं क्लैट के बारे में जान चुका हूं और मुझे पक्का श्योरिटी है कि क्लैट मेरा ही एक एग्जाम है। मैं क्लैट देके टॉप एनएलयू में जाके बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा जज, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट लॉयर, बहुत बड़ा गवर्नमेंट सर्वेंट, लॉ ऑफिसर बन के ही निकलूंगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक वादे के साथ आया हूं और वो ये है कि सबसे अच्छा बैच हमारा अब तक का, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल न्यू पैटर्न के ऊपर मिलने वाली हैं। जी हां, देखिए, तैयारी करना हर बच्चे का सपना है, लेकिन उस तैयारी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपकी गाइडेंस मिल जाए तो शायद आप वो सोने पे सुहागा जो कहते हैं ना, वो हो जाता है। तो अचीवर्स प्लस बैच हमारा सिर्फ इसीलिए है कि अगर आप अचीवर बनना चाहते हैं और उस अचीवर से भी अगर आपको आगे जाना है तो है अचीवर्स प्लस आपके लिए। अचीवर्स प्लस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट के साथ में आया है और वो टारगेट है हमारा क्या, NLU। सिर्फ ये एक टारगेट के साथ हम आए हैं और 48,000 रुपए का जो हमारा कोर्स है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, Y738। कोड क्या है? Y738। और आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 9,600 रुपए में। क्यों जरूरी है ये कोर्स, वो मैं आपको बता दूं बेटा। यहां पे आपको 250 से ज्यादा घंटे मिलने वाले हैं लाइव क्लासेस के। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा ऑफलाइन क्लासेस ले लेता है, क्लास मिस हो जाती है और फिर लेक्चर नहीं पढ़ पाता। हमारे यहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। अगर आपका क्लास मिस हो गया तो भी आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन को। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और जब हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं तो आपके पास डाउट सॉल्विंग की भी पॉसिबिलिटीज हैं। आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आपको तुरंत आपके डाउट का सोल्यूशन मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि है 20+ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है क्लैट की तैयारी में जिससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम आपके लिए नए पैटर्न के अंदर, जहां पे अब 120 क्वेश्चंस का पैटर्न हो चुका है, इसके पैटर्न के तर्ज के ऊपर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मॉक टेस्ट। अगर आप हमारे इस बैच को जोड़ते हैं, इस बैच से 9,600 के अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 7-8 हजार रुपए के तो सिर्फ मॉक्स मिल रहे हैं। आपको पूरा कोर्स मिल रहा है ओनली एंड ओनली 9,600 रुपीज। अगली बात करता हूं ई बुक्स, पीडीएफ्स एंड नोट्स। ये डेडिकेटेड डेली बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं। जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसके पीडीएफ, ताकि आप उन नोट्स को प्रिंट आउट लेके भी पढ़ सकें, उन नोट्स को आप डिजिटली भी पढ़ सकें। आपको दोनों का एक्सेस मिलता है हमारे ई बुक्स, पीडीएफ्स और नोट्स का। और ये बैच जो है ये सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, 26 जून 2023 से। तो बिल्कुल भी देरी ना करिए, तुरंत जाइए और कोड लगाइए Y738। कोड क्या है? कोड मत भूल जाइएगा, कोड है Y738, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। यू विल गेट 80% प्लस डिस्काउंट ऑन दिस एंड 9,600 रुपए में आपको ये कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। और अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, चाहे वो क्लैट का हो, चाहे वो कोर्स का हो, चाहे कोई भी डिटेल हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई यू। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर हमें बताइएगा कि क्लैट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, जो आपको नहीं समझ में आई हो, या फिर मैंने मिस कर दी हो। मेरी नॉलेज में मैंने कोशिश की है कि मैं सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पिंग करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके जवाब अफर्मेटिवली आपको देने वाला हूं। इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।